हालांकि ये केवल रैंक एक कौशल था, लेकिन जब इसमें पूरी तरह से महारत हासिल हो तो ये बेहद ताकतवर हो सकता है। अगर वे एक ही स्तर पर होते और भास्कर के कौशल का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कौशल नहीं होता तो आर्यन का जीतने का कोई मौका नहीं था। इसलिए हर कोई मान रहा था कि आर्यन बिना किसी शक के हार जाएगा। अदिति ने परेशान होकर भौहें सिकोड़ी और चुपचाप 2 कदम आगे बढ़ी। वो भास्कर की बुरी योजनाओं को रोकना चाहती थी। अदिति, पर्यवेक्षक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुम्हें नियम पता है ना? उसने अपने कानों के पास एक आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा कि दैविक मुस्कुरा रहा था और उसे घूर रहा था। अदिति को समझ में आ गया कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि दैविक की निगाहें भी उस पर होंगी। भास्कर की मुट्ठियों की छवि हवा में तैरने लगी और उसकी तेज हरकतों से हवा को चीरने की आवाजें आने लगी। आर्यन को यह महसूस हो गया कि भास्कर की मुट्ठी साधारण नहीं थी। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उससे साफ पता चलता था कि वो उसे हराने में गंभीर था। लेकिन आर्यन एक जगह खड़ा रहा। उसने ना चकमा दिया, ना भागा, बस चुपचाप हमला का इंतजार करता रहा। क्या ये लड़का पागल है? वो क्यों नहीं बच रहा? हो सकता है कि वो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। आखिरकार वो कचरा है जिसने 5 साल बाहरी कोर्ट में बिताए हैं। भीड़ में कुछ लोग हंस रहे थे और सोच रहे थे कि आर्यन भास्कर की ताकत से इतना डर गया है कि वो हिल भी नहीं रहा। लेकिन जैसे ही भास्कर करीब आया, आर्यन ने अचानक अपनी आस्तीन लहराई और उसके शरीर से एक ताकतवर आभा फूटी। जैसे ही उस आभा ने भास्कर को घेरा, उसने उसमें हत्या की मंशा महसूस की। धम आर्यन की तेज गति ने किसी को भी प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया और उसकी हथेली सीधे भास्कर की छाती पर जा लगी। इससे पहले कि वो संभल पाता, आर्यन ने उस पर और हमले कर दिए, सभी सटीक और ताकतवर। भास्कर दर्द से चिल्लाया और घुटनों के बल गिर गया, फिर जमीन पर बेहोश हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन में इतनी ताकत होगी। यह भी नहीं मालूम था कि आर्यन ने अपनी ताकत को सीमित कर लिया था। अगर वो अपनी पूरी ताकत से वार करता तो एक ही झटके में भास्कर को मार सकता था। तुम आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर हो? दीपांकर ने चकित होकर पूछा। क्या? आत्मा क्षेत्र का 4था स्तर? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बिना किसी मार्शल कौशल के आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर के योद्धा को हराने का मतलब था कि आर्यन ने 4थे स्तर की ताकत हासिल कर ली है। यह विचार भीड़ के लिए अकल्पनीय था। अदिति की आंखें भी खुली रह गई। वो अवाक थी। आर्यन ने किसी की परवाह नहीं की। वो मेज की ओर बढ़ा, 3 संत आत्मा घासें उठाईं और दरवाजे की ओर बढ़ गया। रुको, ये एक पारिवारिक मुकाबला था और तुमने इतनी ताकत का इस्तेमाल किया। तुम्हारा दिल कितना कठोर है? दैविक ने चिल्लाया, अपने भाई भास्कर को उठाते हुए। कब से तुमने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना? आर्य मुस्कुराया। तुमने खुद ही कहा था कि लड़ाई में चोट की शिकायत नहीं की जा सकती, तो अब क्यों शिकायत कर रहे हो? तुमने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई। भास्कर ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसने देखा था कि पहली हथेली ने ही उसे हरा दिया था, लेकिन आर्यन ने उसे जानबूझकर और मारा था ताकि वो अपमानित हो सके। मैंने अभी आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश किया है, इसलिए मैं अपनी ताकत का आकलन नहीं कर पाया। आर्यन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम्हारा कौशल इतना ताकतवर लग रहा था कि मैंने तुम्हें हल्के में नहीं लिया। मैंने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन कौन जानता था कि तुम इतने कमजोर होगे। भास्कर चुपचाप गुस्से में कांपता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। क्या कोई और मुझसे लड़ना चाहता है? आर्यन ने भीड़ की ओर देखते हुए पूछा। अगर हिम्मत है तो संत आत्मा घास पर दाव लगाओ। कोई आगे नहीं आया। वे संत आत्मा घास को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। आर्यन, अति मत करो। दीपांकर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? दीपांकर, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे 5 साल बड़े हो। अगर तुम मुझे हराते हो तो लोग कहेंगे कि तुमने छोटे पर हमला किया, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं केवल लाभ कमाऊंगा, है ना? दीपांकर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। आर्यन ने जाते हुए एक आखिरी बार मुड़कर कहा, मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। खुद को सर्वशक्तिमान समझने का भ्रम और आत्मोपहास,
इनके मायने तुम सब खुद समझ सकते हो। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। हॉल में सभी लोग उसकी ताकत देखकर चुप थे। देव परिवार के लिए यह स्थिति अपमानजनक थी। पहले वे आर्यन को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन अब उनकी खुद की प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी। आर्यन ने बाहर निकलकर गहरी सांस ली और राहत की अनुभूति की। वो वर्षों से इस अपमान को सहता आ रहा था, लेकिन आज उसने अपना बदला ले लिया। आर्यन! तभी एक मीठी आवाज उसके पीछे से आई। वो अदिति थी। अदिति, तुम बाहर क्यों आए? आर्यन ने हैरानी से पूछा। अदिति हंसते हुए उसकी तरफ दौड़ी और अपने सफेद हाथ से मजाक में उसकी छाती पर हल्के से मुक्का मारते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो। मैं हैरान थी कि जब तुम बाहरी कोर्ट में थे तो इतने शांत क्यों थे, लेकिन अब एक ही दिन बाद तुम मुझसे आगे निकल गए हो। आर्यन थोड़े शर्मिंदा होते हुए बोला, अदिति, मैंने आज तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। ऐसा लगता है कि तुम्हारी गॉड एलायंस की सभा का अंत बुरा होगा। चिंता मत करो, उन्हें सबक सिखाना सही था, वरना वे तुम्हें परेशान करते रहते। बिल्कुल सही। आर्यन, चलो कल आध्यात्मिक औषधि की तलाश में साथ चलते हैं। अकेले उन चीजों का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें पता है कि मेरा उनके साथ रिश्ता कैसा है। भले ही मैं गॉड एलायंस में शामिल होना चाहूं, वे शायद मुझे नहीं अपनाएंगे। आर्यन ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, उनकी चिंता मत करो, बस कल यहां आना, बाकी मैं संभाल लूंगी। अदिति ने उसे बांस की एक पट्टी दी जिस पर लिखा था कि कल की गॉड एलायंस सभा कहाँ होगी। ठीक है। अदिति की जिद देखकर आर्यन ने मना नहीं किया। आर्यन को खुश देखकर अदिति खुशी खुशी वापस अपने निवास की ओर लौट गई। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि आर्यन ने उसे एक बड़ा सरप्राइज दिया था। हर कोई ताकत का सम्मान करता था और आर्यन की असाधारण ताकत को देखकर उसे लगा कि शायद अब देव परिवार के लोग उसे स्वीकार करना शुरू कर देंगे। उसका सपना था कि देव परिवार बिना किसी भेदभाव के एक हो जाए। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि गॉड एलायंस के बाकी लोग जा चुके थे। दैविक और भास्कर ने उसे गुस्से से देखा और कुछ कहे बिना चले गए। अदिति, तुमने आज उस आर्यन का बहुत ज्यादा साथ दिया, दीपांकर ने सख्ती से कहा। अब आर्यन ने हमसे सिर्फ 2 संत आत्मा घास ही नहीं छीनी, बल्कि हमारा अपमान भी किया। सभी लोग नाराज होकर चले गए हैं। क्या अब तुम खुश हो? दीपांकर, इसे मेरी गलती समझो और उसे दोष मत दो। आखिरकार आर्यन भी हमारे देव परिवार का हिस्सा है। तुमने उसकी ताकत देखी है, वो बेकार नहीं है। इसके अलावा हमारे गॉड एलायंस को और लोगों की जरूरत है, तो क्यों न उसे शामिल होने दिया जाए? अदिति की बात सुनकर दीपांकर का चेहरा बदल गया, लेकिन फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। उसे कल लाना। ये बहुत अच्छा है, तुम सबसे अच्छे हो। अदिति खुशी से चहक उठी। ठीक है, अब आराम करो, दीपांकर ने कहा और अपने निवास की ओर बढ़ गया। दीपांकर के इस निर्णय से अदिति बेहद खुश हुई, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जाते समय दीपांकर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वरिष्ठ अदिति, क्या आपको पता है, वो आर्यन बहुत चालाक है। मैंने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना था। लगता है वो शिष्य परीक्षा में पहले स्थान पर आने की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक युवक वहां आया। क्या सच में? क्या वो इतना शक्तिशाली है? अदिति ने चौंकते हुए पूछा। इस साल के बाहरी कोर्ट में एक भयंकर शख्सियत दिखाई दी। उसने 1 रैंक 4 भयंकर जानवर, 9 रैंक 3 भयंकर जानवर और 30 रैंक 2 भयंकर जानवरों को पलक झपकते ही मार डाला।